वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम सबसे पहले सीटेट 2021 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। और आज हमारी क्लास 5th है जिसमें हम 24 दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया 24 दिसंबर में, ये आपका बुआन फोर्स आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था, एक ऑब्जेक्ट an object is put one by one in three liquid P, Q and R having different densities। हमारे पास तीन द्रव हैं, तीन लिक्विड हैं P, Q और R। इन तीनों की जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो अलग अलग है। अब देखिए घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे समझिए एक ये कोई कंटेनर है और एक ये कंटेनर है। यहाँ पर सिर्फ दो वस्तुएं हैं आ सकती हैं और इसमें बहुत सारी वस्तुएं आ सकती हैं। तो इसका घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा और इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जगह दोनों के लिए सेम है लेकिन यहाँ पर जो मास है इसका वो ज़्यादा है। ठीक है, कितने वॉल्यूम में कितनी चीज़ें आ जाती हैं वही क्या है, उसकी डेंसिटी है, घनत्व है। तो जहाँ पर एक ही जगह पर दोनों सेम ही, दोनों का जो एरिया है, जो वॉल्यूम है वो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही वस्तु आ सकती हैं और यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं आ सकती हैं। मतलब इसका घनत्व ज़्यादा है और इसका घनत्व कम है। तो ये इस तरह से हम डेंसिटी के टर्म में कंसिडर करते हैं और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो तीन लिक्विड हैं P, Q और R, हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। जो इनके घनत्व हैं उनके आरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। मतलब सबसे कम घनत्व किसका है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे ज़्यादा वाला और फिर सबसे ज़्यादा वाला। और हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दे दी हैं जिनके बेसिस पर हम बताएंगे कि किस लिक्विड का घनत्व सबसे ज़्यादा है और किस लिक्विड का घनत्व कम है। अब पहली कंडीशन यहाँ पर दी, इन लिक्विड P जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाता है। ये जो P लिक्विड है इसमें जब एक ऑब्जेक्ट, इसमें एक वस्तु जब डाली जाती है तो वो पूर्णतः डूब जाती है, सबमर्ज हो जाती है। इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम होगा। इसका मास कम है तो वो रोक ही नहीं पाएगा उसको, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वस्तु है वो पानी के अंदर डूब गई क्योंकि उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी कम है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है ये जो P लिक्विड है इसकी डेंसिटी बहुत कम है, तभी जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें रुक ही नहीं पाया, वो उसको रोक ही नहीं पाया। जब इस लिक्विड का मास ज़्यादा होता तो वो ऑटोमेटिक सी बात है, अपने ऊपर कुछ भी गिर रहा होता तो वो उसको रोक लेता, लेकिन उसका खुद का वजन ही इतना, मास बहुत कम है तो वो उसको रोक ही नहीं पाया, तो वस्तु पूरी तरह से डूब गई। और जब मास कम है, कहीं ना कहीं क्या है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो डेंसिटी यहाँ पर घनत्व जो है वो सबसे कम होगा किसमें, आपके लिक्विड P में। तो P तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद B और C कंडीशन में हमें Q लिक्विड और R लिक्विड के बारे में बताया गया है कि जो लिक्विड Q है इसमें जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट विद 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे है। मतलब 1/4 भाग तो नीचे है और 1/3 उसका जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, 1/4 मतलब फिर उसके बाद कितना रह गया, 1/3, सॉरी 1/3 नहीं, 1/4 हिस्सा जो है वो उसका ऊपर है। सिर्फ इतना सा हिस्सा ही यहाँ पर डूब पाया। इसका मतलब यहाँ पर घनत्व अच्छा खासा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि वस्तु तो डूबी नहीं, सिर्फ वस्तु का 1/4 हिस्सा ही पानी के अंदर डूब पाया। तो ठीक है, यहाँ पर घनत्व, इसका मतलब Q ऑब्जेक्ट का अच्छा खासा है। फिर लिक्विड R के बारे में कंडीशन क्या दी कि यहाँ पर आधा हिस्सा तो पानी के अंदर है और आधा हिस्सा बाहर है। इसका मतलब ज़्यादा हिस्सा डूब पाया एज कंपेयर टू B कंडीशन के। यहाँ पर तो खाली 1/4 हिस्सा ही पानी के अंदर डूब पाया, लेकिन इसमें तो आधा डूब गया। इसका मतलब इसका घनत्व जो है वो कम है और इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। मतलब जो B कंडीशन में लिक्विड Q बताया है, इसकी डेंसिटी, इसका जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होगा, तभी जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे कम पानी के अंदर डूबा, सिर्फ उसका 1/4 हिस्सा ही पानी के अंदर जो है वो गया। तो यहाँ पर अब हम अरेंज कर पाएंगे कि जो सबसे कम डेंसिटी है वो P की है, उसके बाद किसकी है, आपकी R की है, क्योंकि इसमें आधा हिस्सा डूब गया। और सबसे ज़्यादा जो घनत्व होगा वो Q का होगा, क्योंकि इसमें खाली 1/4 हिस्सा ही डूब पाया, क्योंकि वहाँ पर मास ज़्यादा होगा जिसकी वजह से वस्तु नीचे जा ही नहीं पाई। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे P R Q, और यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ह्यूमन ईयर से क्वेश्चन ये पूछा गया। इस बार मैं आपको ह्यूमन ईयर जो है अच्छे से समझा दूंगी। फिलहाल के लिए अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर विच कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज। मानव कर्ण या कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तन करने वाला भाग क्या कहलाता है? तो वो आपका होता है कॉक्लिया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है कर्णावृत, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ आंसर याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करके क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया। 2020 में ये क्वेश्चन आया था पोलर रीजन से। यहाँ पर पोलर बियर की ये बात कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर इन अडेप्टेशन इन पोलर रीजन। ठीक है, निम्न में से कौन सा लक्षण, ये एनसीईआरटी में हम पढ़ते भी हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू के अनुकूलन में सहायता करता है। मतलब वो वहाँ पर आसानी से वहाँ की परिस्थितियों में ढल जाता है। तो कौन से फीचर होते हैं? देखिए, पोलर रीजन की बात हो रही है तो वहाँ ठंड बहुत है, माइनस में आपका टेम्परेचर है, सीधी सी बात है। तो टोटल बर्फ़ है और बर्फ़ की वजह से क्या होगा, वहाँ कर जो पोलर बियर होंगे उनके जो फर होंगे वो कैसे होंगे, वाइट फर होंगे, श्वेत लोम चर्म होगी उनकी। क्यों? क्योंकि तो ताकि वो आसानी से वहाँ पर छुप जाएं, आसानी से रह सकें। तो ए तो सही है। और अब अगर ए सही है तो चारों ऑप्शन में ए दे रखा है, तो यहाँ से तो हम नहीं बता पाएंगे। फिर हमने पोलर बियर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि इनके लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं, लंबे गोल तीखे पंजे होते हैं ताकि ये बर्फ़ में फिसल ना सकें। ये जो पंजे होते हैं इनको बर्फ़ में रोकने में मदद करते हैं। तो इनके लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज होते हैं ताकि वो बर्फ़ में फिसल ना सके। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब या तो ये है या ये आंसर है। अब सी को देख लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है वेव्ड फीट की, जो हमें डक वगैरह में देखने को मिलते हैं, पेंगुइन में देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये वेव्ड फीट होते हैं, ये पोलर बियर के नहीं होते। इसके तो लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज इसमें तीखे पंजे के साथ देखने को मिलते हैं। वेब्ड फीट इसके नहीं होंगे। अगर इसके वेब्ड फीट हुए ना तो ये फिसल जाएगा और वहाँ पर चल नहीं पाएगा। तो वेब्ड फीट हमें पेंगुइन में देखने को मिलते हैं, डक वगैरह में देखने को मिलते हैं, इनमें नहीं होते। तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। इसका मतलब आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो पोलर बियर के बारे में बात सही है वो ए और बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका एग्जाम में पूछा गया। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग आर केमिकल चेंज। पहचानिए कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, ये हमको यहाँ पर बताने हैं। थोड़ा लॉजिक लगा के अगर क्वेश्चन करते तो समझ में आ जाता, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में आपको मैंने बताया है। जो भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज होता है वहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की स्थिति बदलती है। जैसे पानी जो है वो लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, लेकिन वो पानी ही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है पानी से कुछ क्या हो गया कि वो कोल्ड ड्रिंक में परिवर्तन हो गया, नहीं, ऐसा वहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। जैसे पेपर है, पेपर को मैंने काट दिया तो पेपर ऐसा थोड़ी कुछ और बदल गया, बस उसकी मैंने वहाँ पर उसकी अवस्था को बदल दिया। तो वो तो सारे फिजिकल चेंज होते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में हमें एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है, तो वो आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब हमें यही पहचानना है। चांदी के कप का बदरंग होना। देखिए, चांदी का कप थोड़े समय बाद अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब कोई नया सब्सटेंस हमें देखने को मिल रही है, नया कलर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये तो आपका केमिकल चेंज के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए तो केमिकल चेंज है, और ये हमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए क्या यहाँ पर बाहर। उसके बाद क्या है, नेप्थलीन के पिंडों का ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन ऑफ नेप्थलीन बॉल। देखिए, सब्लिमेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है। आपने घर में कपूर तो देखी होगी, है ना, कपूर सॉलिड होती है तो वो लिक्विड में नहीं बदलती, उसको जलाते हैं तो वो सीधा गैस में बदल जाती है। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका सब्लिमेशन कहलाता है। नेप्थलीन की बॉल क्या होती है, डायरेक्ट क्या होती हैं, सॉलिड से गैस में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर उनकी स्टेट अवस्था चेंज हो गई, सॉलिड से गैस में बदल गई वो। और फिर अगर उनको कंडेंसेशन किया जाएगा, कूलिंग की जाएगी, तो वो फिर से क्या हो जाएगी, नेप्थलीन बॉल हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें कोई नया सब्सटेंस देखने को नहीं मिला, सिर्फ उसकी अवस्था चेंज हो गई कि वो सॉलिड से गैस बन रहा है। तो ये आपका फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं होगा। तो मतलब बी ऑप्शन यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह की टेक्निक आपको आनी चाहिए कि किस तरह से आप आंसर तक पहुँचे। बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप इन 2 ऑप्शन से ही अपने आंसर पर पहुँच गए।
इसका मतलब ए सही है और ए के साथ में फिर ऑटोमेटिक जब बी सही नहीं है तो क्या सही हो जाएगा, सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। जल का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें क्या होता है, पानी को हम डिकम्पोज कर देते हैं, पानी को हम बदल देते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो पानी के मॉलिक्यूल हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूट जाते हैं किसमें, H+ आयन में, और OH के आयन में वो टूट जाते हैं। जब हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो वहाँ पर नए आयन फॉर्म्स हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं, नया प्रोसेस वहाँ पर हमको रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये आपका केमिकल चेंज है। जब भी रिएक्शन की बात होगी, नए सब्सटेंस की बात होगी, तो वो केमिकल चेंज होगा। तो ए और सी हमारे यहाँ पर केमिकल चेंज है। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, भाप का संघनन, फिर से अवस्था ही बदल रही है, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन था, ठीक है। 10th क्लास के एनसीईआरटी में ऑस्मोसिस की बात होती है, वैसे तो 9th क्लास में भी ऑस्मोसिस की बात होती है। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर, विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस लेड टू हैवी लॉस ऑफ मिनरल। खनिज पेयजल के महत्वपूर्ण घटक हैं। देखिए जो जल होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। निम्न में से जल शोधन की कौन सी विधि खनिज की भारी हानि करती है। उनमें जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाते हैं, वो कौन सी विधि होती है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ही अलग सा लग रहा है आपको, तो सीधी सी बात है, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, ये सब नहीं आएगा यहाँ पर। ये तो कॉमनली हमने पढ़े हैं एनसीईआरटी में। तो इस तरह का लॉजिक लगाकर भी ये एक अलग सा लॉजिक है, तो इस तरह से भी आप आंसर पर पहुँच सकते थे। इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये भी पानी को एक फ़िल्टर करने का तरीका होता है। इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, जैसे पानी है यहाँ पर, और जब इस पानी पर प्रेशर, इस पानी के सॉल्यूशन पर प्रेशर डाला जाता है तो ये पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होते हुए क्या होता है, प्योर हो जाता है। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो तो इसकी इधर ही रह जाती हैं, और जो कुछ प्योर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, वो क्या होते हैं, इसमें से पास हो जाते हैं और प्योर वाटर इधर आ जाता है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब यहाँ पर वाटर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है तो ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी किडनी में भी इस तरह का हम बोल सकते हैं। देखिए किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। जो प्योर ब्लड है वो तो वापस चला जाता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती हैं, उसमें रह जाती हैं। मतलब वो सारी चीज़ों को अपने अंदर से पास नहीं कराती, इम्प्योरिटीज़ को नहीं कराती अपने अंदर से पास। इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रह जाती हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको उसमें से निकालनी है, कुछ चीज़ें उसमें से निकल कर चली जाती हैं। तो ये होता है आपका सेमी परमिएबल, जिसमें से कुछ चीज़ें निकल जाएंगी और कुछ रह जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं और प्योरिटीज़ जो हैं वो बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। और इसी में ये प्रोसेस में मिनरल्स जो है वो हैवी अमाउंट में लॉस हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली ट्रू ऑफ नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः रूप से अधातुओं के लिए सत्य है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करके क्वेश्चन कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट है। इन्होंने जो आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1 दिया, जबकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि अधातुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, जनरली सामान्यतः रूप से। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बिल्कुल ये बात सही है। हमने पढ़ा है कि जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, वो जल के साथ क्या है, सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते हैं। एक्सेप्शन तो होते हैं, जैसे क्लोरीन है पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये सामान्यतः जनरली बात कर रहा है। तो जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और इन्होंने यही आंसर माना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहाँ पर सही है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर सही है, दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो वायु के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस जो है वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली जो है वो नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ साथ हवा के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आंसर ये भी हो सकता था, बट इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर 1 माना है, तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी ऑप्शन 3 और 4 तो यहाँ पर पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ये पूछ रहा था सही बात बतानी है, और ये दोनों बातें गलत हैं। दे रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ जो है वो मेटल रिएक्ट करते हैं हैविली, ये रिएक्ट नहीं करते, तो ये वाली बात तो गलत है। दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, वे ध्वनि पीटे जाने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो मेटल करते हैं, धातु करते हैं, अधातु नहीं करते। तो ये नॉन सोरोनस होते हैं, ठीक है। इनमें पीटे जाने पर ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। तो ये बोल रहा है ये करते हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी सेकंड भी सही होना चाहिए, बट जो माना है वही आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, दे डू नॉट रिएक्ट विद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका एग्जाम में पूछा गया, और ये क्वेश्चन आप लॉजिकल थिंकिंग से कर सकते थे।
अडल्ट सिल्क मोथ हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन ड्यूरिंग विच दे, वयस्क जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका जो जीवन चक्र है बहुत छोटा होता है, जिसके दौरान वे, देखिए जीवन चक्र छोटा है इसका मतलब कोई ना कोई निगेटिव पॉइंट है, और शुरू के तीनों पॉइंट जो है ना वो पॉजिटिव हैं। फीड ऑन प्लांट सैप विद पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, फीड ऑन मलबरी लीव्स विद बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, फीड ऑन नेक्टर। यहाँ पर तो खाने से संबंधित बात कर रहा है और खाने से संबंधित पॉजिटिव बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि उनका जो जीवन चक्र है वो बहुत छोटा है। अब जीवन चक्र छोटा है तो कोई निगेटिव बात ही होगी, और वो हमको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलती है। मुंह में कार्यात्मक भाग न होने के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर पाते, ये फीड ही नहीं कर पाते बिकॉज दे डू नॉट हैव फंक्शनल माउथ पार्ट। इनमें कार्यात्मक जो मुंह का हिस्सा है वो नहीं होता, जिसकी वजह से ये भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते, और उसी वजह से इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जाम में पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन था। इन अ बैलेंस डाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड मोस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो वो फैट और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो हमें फैट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ये ब्रोंकाइटिस जो ब्रीथिंग समस्या होती है, सांस लेने की तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। ये हमको बताना है कि अस्थमा जो है, ये जो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रोंकाइटिस भी इसी से संबंधित है, तो ये किसकी वजह से होती है ये हमको बताना है। एसिड रेन से कोई संबंध नहीं है इसका। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बिल्कुल ये भी नहीं है, और आपको सीधी सी पता है ये वहाँ पर जो हमारा हवा होती है उसी की वजह से, उसमें जो पॉल्यूशन होता है उसी की वजह से हमको अस्थमा से संबंधित बीमारियाँ जो हैं वो हो जाती हैं। तो ये स्मोक से संबंधित है। मतलब स्मोक क्या है आपका, स्मोक प्लस फॉग। ये जो फॉग है उसके अंदर जब स्मोक आ जाता है तो वो आपका स्मोक होता है, और ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से अस्थमा से रिलेटेड बीमारियां जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका पूछा गया है, जो एनिमल जुगाली करते हैं, जैसे जो अपना खाना क्या करते हैं, पहले पेट में ले जाते हैं, फिर उसको वापस लाते हैं और फिर चबाते रहते हैं, जैसे काऊ वगैरह आपने देखा होगा, बफेलो वगैरह देखा होगा, वो यही तो करते हैं। तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमको कथन, अभिकथन और कारण जो दिया उनको पढ़ना है और सही निष्कर्ष पर हमको पहुँचना है। असर्शन यहाँ पर क्या दी है, द रूमेन एंड सीकम ऑफ रूमिनेंट, ये जानवर क्या कहलाते हैं, जैसे काऊ बफेलो ये क्या होते हैं, ये रूमिनेंट होते हैं। हैव बैक्टीरिया दैट हेल्प इन डाइजेशन, बिल्कुल जो इनका जो रूमन और सीकम होता है, जो इन रूमिनेंट का, उनमें बैक्टीरिया होते हैं जो उनके डाइजेशन में मदद करते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम आमाशय और उंडूक में जीवाणु होते हैं जो उनकी पाचन में सहायता करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अभिकथन तो सही हो जाएगा। उसके पीछे का कारण भी देख लेते हैं, क्या ये भी उससे कनेक्ट करता है। बैक्टीरिया ऑफ रूमेन फर्मेंट द फूड एंड रिलीज गैस विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन, बिल्कुल प्रथम आमाशय के जीवाणु भोजन का किंडन करते हैं, किंडवन करते हैं, उसको पचाने में मदद करते हैं, और साथ में मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ जो है वो गैस जो है वो उत्सर्जित करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्यान कर रहा है। ये यहाँ पर रूमिनेंट्स की बात कर रहा है, जुगाली करने वाले जानवरों जैसे काऊ और बफेलो है उनकी बात हो रही है। तो उनका जो रूमन और सीकम होता है, सीकम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। तो ये उनके जो स्टमक है उसका पार्ट है, रूमन और सीकम, ये रूमिनेंट्स में होते हैं जो उनकी डाइजेशन में मदद करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं रूमन में, ये क्या करते हैं, खाने का किंडवन करते हैं, उसको डाइजेशन में मदद करते हैं, उसके पूरे पचाने में मदद करते हैं, और साथ में गैस रिलीज करते हैं जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन होता है, मीथेन की सांद्रता ज़्यादा होती है। तो ये बात सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो एग्जाम में पूछा गया। रीड द स्टेटमेंट, यहाँ पर हमको पढ़ना है स्टेटमेंट को और चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है। यहाँ पर अभिकथन दिया है, डियर कैन लुक फॉर डेंजर इन ऑल डायरेक्शन, हिरन चारों तरफ खतरे को देख सकता है। और उसके पीछे का कारण जो है वो बताया गया है कि डियर हैव आइज ऑन द साइड ऑफ देयर हेड, बिल्कुल हिरन की जो आंखें होती हैं उसके सिर के दोनों तरफ होती हैं, जिसकी वजह से वो खतरे को चारों तरफ से देख सकता है। तो दोनों ही बात यहाँ पर सही है। और ये जो कारण दिया
क्या है, वो बिल्कुल अभिकथन को स्पष्ट कर रहा है कि हिरन जो है वो खतरे को चारों तरफ से तभी देख पाता है जब उसके सिर के दोनों ओर जो होती हैं वो उसकी आंखें होती हैं, और उन्हीं की वजह से वो ऐसा कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्यान कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो उसका दे रहा है। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो एग्जाम में पूछा गया, और ये जो प्रीवियस ईयर 2011 से 2019 वाली सीरीज कराई थी उसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग तरीकों से। Which of the following hormone has a significant influence in the process of metamorphosis of frog? मेंढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका है? कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जब फ्रॉग टैडपोल से अपना पूरा फ्रॉग में परिवर्तन होता है तो पानी में किसकी मात्रा होनी ज़रूरी है, तो वो वहाँ पर आयोडीन की मात्रा होनी ज़रूरी है। और आयोडीन से आपको समझ में आएगा अब यहाँ पर क्या, थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन होना चाहिए, जो कौन सा हार्मोन है जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और वो अपना काम कब कर पाता है, जब पानी में अधिक अमाउंट में क्या होगा, आयोडीन होगा। और देखिए मेटामॉर्फोसिस कायांतरण क्या होता है, देखिए जो मेंढक होता है शुरू में वो टैडपोल होता है, वो जब फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, उसका कायांतरण कहलाता है। और वो कायांतरण किसकी मदद से होता है, कौन से हार्मोन जो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो थायरॉक्सिन होता है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये भी सही से तभी काम करेगा जब पानी में ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, आयोडीन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ये बन जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे अगर किसी भी तरह से आपसे पूछ लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन अ सिंपल पेंडुलम विल लेड टू इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड? एक सरल लोलक है, आपने देखा होगा इस तरह से लोलक होता है, इधर जाता है फिर इधर आता है, इस तरह से ये लोलक है, सरल लोलक। कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्त काल जो है वो बढ़ जाएगा? अब हम इसको सरल लोलक को समझेंगे झूले की तरह। आपने देखा होगा जब आप झूले पे बैठते हैं तो झूला आगे जाता है, उसके बाद झूला पीछे जाता है, तो इसी तरह से पूरा झूला चलता रहता है, पहले आगे पहले पीछे, पहले आगे फिर पीछे। बचपन में आपने देखा होगा कि झूले पर बैठकर जब आप झूल रहे होते हैं तो झूला इतनी तेज़ नहीं चल रहा होता, लेकिन जैसे ही झूले पर आप खड़े हो जाते हैं और फिर उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो झूला जो है वो बहुत तेज़ तेज़ चलने लगता है। तो वहाँ पर आपने टाइम क्या करा, घटा लिया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये झूला बंधा हुआ था, ठीक है, ये झूले पर आप यहाँ पर बैठ के उसको चला रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, आपके दिमाग में आपको बहुत जल्दी जल्दी जाना था, मतलब जो झूले का इधर जाने का और इधर से इधर आने का समय है वो आपको अब कम करना है। टाइम पीरियड अगर कम करना है तो आपने क्या करा, आप झूले पर खड़े हो गए, और जैसे ही आपने झूले पर खड़े हुए और इस बिंदु से जहाँ से झूला बंधा था तो आपने इसके बीच की दूरी जो लेंथ है वो क्या कर दी, वो कम कर दी। आप खड़े हो गए तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ही रह गई अब झूले की। तो खड़े होने के बाद क्या हुआ, जो झूला है उसका टाइम पीरियड घट गया और वो क्या हुआ भैया, तेज तेज जो है वो चलने लगा, मतलब लेंथ कम कर दी। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कम हो गई आपके खड़े होने से, और टाइम पीरियड भी क्या हो गया, कम हो गया, और आप तेज तेज जो है झूला चलाने लगे। बचपन में आप ऐसा करते थे, उसके पीछे यही कारण होता था। टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट लेंथ के। लेंथ बढ़ेगी तो टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जब मैंने उसके टाइम को बढ़ा दिया, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिंपल पेंडुलम को जाने में ज़्यादा समय लग रहा है, और वो इस वजह से हो रहा होगा क्योंकि मैंने उसकी लेंथ को क्या कर दिया होगा, उसकी लंबाई में भी वृद्धि कर दी होगी। झूला बहुत ज़्यादा नीचा कर दूंगी मैं, तो आप खुद ही सोचिए उसके एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में बहुत टाइम लगेगा। और जब मैं लेंथ को कम कर दूंगी, मतलब उस पर खड़ी हो जाऊंगी, तो मैंने लेंथ उसकी कम कर दी, तो उसमें उसको जाने में बहुत कम समय लगेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के। लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी टाइम भी वैसे वैसे बढ़ेगा, लेंथ जैसे जैसे घटेगी टाइम भी वैसे घटेगा। और इसका उदाहरण के एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो एग्जाम में पूछा गया। What will be the direction of reflected ray when a light ray is incident normal to surface? ये नॉर्मल प्लेन मिरर की ही बात कर रहा है। जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर लंबवत आपतित है तो परावर्तित किरण क्या होगी? आपको पता है ये सरफेस होता है और उस पर जो एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन होती है वही आपकी क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है। और जो रे आती है वो तो आपकी इंसिडेंट रे होती है, आपतित किरण होती है।
और जो टकराने के बाद वापस जाती है वो आपकी परावर्तित किरण होती है। और हमने लॉ के थ्रू हम पढ़ते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, यहाँ पर हम फिर से बना लेते हैं डायग्राम को, ये जो रे आई तो इसमें जो एंगल ऑफ बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रे वापस गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होती हैं। अब यहाँ पर जो रे है ना, जो रे आई है वो नॉर्मल के थ्रू ही आई है, मतलब नॉर्मल मतलब सीधे सरफेस के थ्रू इस तरह से ही लाइट जो है वो गिरी है यहाँ ऐसे, ना इधर से नहीं आई लाइट, ना इधर से आई, कहीं से भी नहीं आई लाइट जो है वो क्या आई है, देखो यहाँ पर बोला गया है व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस, जो लाइट आई है वो लंबत है ना, नॉर्मल के थ्रू ही आई है, सरफेस के नॉर्मल के थ्रू ही आई है, लंबत परपेंडिकुलर ही आई है। और हमको पता है और परपेंडिकुलर पर एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब हम देखेंगे ये नॉर्मल है और रे भी आपकी ऐसे ही आ रही है, तो कोई एंगल थोड़ी बन रहा है, यहाँ पर तो 0 डिग्री एंगल है। तो जो वापस लाइट जाएगी वो, जब आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो वो 0 डिग्री से ही वापस चली जाएगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही आपकी जो लाइट है वो वापस हो जाएगी और परपेंडिकुलर ही वापस चली जाएगी नॉर्मल के थ्रू ही। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाना है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतह के लंबत ही आपकी जो है वो परावर्तित किरण होगी, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो भी इसी तरह है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी इसी तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के, क्योंकि ये भी 0 डिग्री, तो यहाँ से भी ये 0 डिग्री का कोण जो है वो बना लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फिक्शन वाले चैप्टर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो जो थ्योरी में मैंने आपको फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ाया उसको अच्छे से आप पढ़कर जाएं। आई बटन में फ्रिक्शन वाले टॉपिक का लिंक भी आ रहा होगा। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, वही कथन को पढ़ें और सही कथन पर हमको जाना है। असर्शन यहाँ पर क्या दी है, अभी कथन क्या दी है कि एक लड़का ऑब्जर्व करता है कि दैट स्ट्राइकर ऑफ कैरम बोर्ड इज मूविंग इजीली व्हेन हिज सिस्टर स्प्रेड सम टैल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। बचपन में आपने क्या होगा कि कैरम बोर्ड जो होता है उस पर कभी कभी हम पाउडर जो है वो छिड़क देते थे, उससे क्या होता था, जो स्ट्राइकर होता था वो बड़ी स्मूथली जाता था। बचपन में हमने ऐसा किया है, तो ये बात तो सही है, ऐसा होता है कि जब हम किसी भी कैरम बोर्ड पर आपका टैल्कम पाउडर छिड़क देंगे तो जो स्ट्राइकर है उसका वो बहुत ही इजीली जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। टैल्कम पाउडर इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन कैरम बोर्ड एंड स्ट्राइकर, ये बात यहाँ पर गलत है। जो टैल्कम पाउडर था उसने घर्षण को बढ़ाया नहीं, उसने फ्रिक्शन को तो कम कर दिया। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रिक्शन, घर्षण के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया। घर्षण, फ्रिक्शन एक ऐसा बल होता है जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से मिलती हुई जाती है तो नीचे की तरफ से एक बल लगता है, वो होता है फ्रिक्शन, और वो उसको रोकने की कोशिश करता है। जैसे दरवाज़ा अगर टाइट खुल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर घर्षण ज़्यादा है। आपको रेत में में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। केले पर अगर आप फिसल कर गिर गए तो उसका मतलब वहाँ पर घर्षण जो है वो क्या है, वो कम है। नीचे से जो बल लगता है वो वहाँ पर कम होता है। लेकिन पहले कैरम बोर्ड पे जो स्ट्राइकर था वो बहुत ही, जो उसके कैरम बोर्ड के मॉलिक्यूल थे और जो स्ट्राइकर के मॉलिक्यूल थे वो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर घर्षण ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही आपने टैल्कम पाउडर डाला, टैल्कम पाउडर डालने से क्या हुआ, जो कैरम बोर्ड है और जो स्ट्राइकर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से सही से एक दूसरे में धंस नहीं पाएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, वो थोड़े से दूर रहेंगे, जिसकी वजह से ना जब वो चिपक नहीं पाएंगे तो वो फ्रिक्शन जो है वहाँ पर वो काम नहीं करेगी। तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है, जो घर्षण है वो कम होगा, ना कि बढ़ेगा। और यहाँ पर ये रीज़न गलत दे रहा है, यहाँ पर रीज़न होना चाहिए था टैल्कम पाउडर की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम हो गई है, तभी क्या हो रहा है, स्ट्राइकर जो है वो इजीली मूव कर रहा है। लेकिन इसने अपोजिट बात बोली है, इसलिए यहाँ पर जो है रीज़न जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो एग्जाम में पूछा गया। अ बॉय वॉज वॉकिंग ऑन अ रोड when suddenly a thunderstorm occur, what should he do to protect himself from being struck by lightning? एक लड़का सड़क पर जा रहा था, अचानक बादलों की गड़गड़ाहट होती है, अपने आप को बिजली उसके ऊपर ना गिरे उससे बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। थंडरस्टॉर्म वैसे ही आ रहा है तो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, पता चला पेड़ की डाली टूट टूट के गिर गई, नहीं। कीप वॉकिंग, वॉकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गेट इन टू अ नियर बाय वाटर बॉडी, पानी के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही दिख रहा है, धरती पर नीचे उखड़ी हो बैठ जाना चाहिए, जैसा बोलते भी हैं। अगर आप कहीं बाहर हैं, जैसे अर्थक्वेक वगैरह या लाइटनिंग वगैरह होती है तो सब बोलते एकदम बैठ जाइए, हेड डाउन करके बैठ जाइए, तो वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, धरती पर उखड़ी हो बैठना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया।
What can you say about the length and pole strength respectively of a magnet which is cut perpendicular to its length into two equal half? देखिए क्वेश्चन चैप्टर से ही है, लेकिन क्वेश्चन जो है लॉजिकल पूछे गए हैं, सोचना पड़ेगा आपको। किसी चुंबक की लंबाई, ये कुछ चुंबक है, ये इसकी लंबाई है, और उसके ध्रुव प्रावल्य मतलब उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, तो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की इसकी पावर, ये जो इसकी पोल स्ट्रेंथ है के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जब उसकी लंबाई को लंबतः दो समान भागों में काटा जाता है। जैसे मैंने क्या करा, लंबतः मतलब ये इस तरह से मैग्नेट है, इसको परपेंडिकुलर यहाँ से इस तरह से दो हिस्सों में काट दिया, मतलब एक मैग्नेट ये बन गई और एक मैग्नेट ये बन गई। तो जब इसको दो समान भागों में काट दिया जाता है तो हमको बताना है मैग्नेट के बारे में क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जो है इसकी लेंथ जो है, सीधी सी बात है, वो हाफ हो जाएगी। अब देखिए पहले मैग्नेट पूरी थी, अब वो मैग्नेट बीच में से कट गई परपेंडिकुलर, तो सीधी सी बात है उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो लेंथ जो है इसकी आधी हो जाएगी। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेंथ अनचेंज नहीं रहेगी, रिमेन अनचेंज, तो यहाँ पर लेंथ विल बी हाफ, लेंथ हाफ हो जाएगी। लेकिन जो पोल की स्ट्रेंथ है, याद रखेंगे पोल स्ट्रेंथ कभी कम नहीं होती। आप मैग्नेट को कितने भी पीसेज में काट लो, उसकी पोल स्ट्रेंथ कभी भी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेंथ विल बी हाफ एंड पोल स्ट्रेंथ विल बी अनचेंज। जो उसका ध्रुवीय प्रावल्य है वो कभी भी अपरिवर्तित नहीं होगा। वो कब परिवर्तित होता है, हमने पढ़ा है, जब हम उसको बीट करते हैं, हीट करते हैं या गिरा देते हैं, तब होता है, काटने से नहीं होगा। तो काटने से क्या होगा, जब वो बीच में से कट गई तो लेंथ तो उसकी आधी हो जाएगी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ जो है वो तब भी उसकी अनचेंज रहेगी, उसकी अट्रैक्ट करने की पोल की जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर अ सर्कुलर रिंग विच इज़ यूनिफॉर्मली हीटेड। एक समान रूप से गर्म की जा रही वृत्ताकार चक्रिका के बारे में क्या सही है। देखिए एक रिंग है, नॉर्मली हम इसको मानेंगे कि ये मेटल का है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में इसी तरह से जिक्र हुआ है। तो एक नॉर्मल रिंग है जिसको गर्म करा जा रहा है। तो हमको पता होगा जब मेटल गर्म होते हैं सामान्यतः तो वो एक्सपैंड करते हैं, वो फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये रिंग पहले इतना था, लेकिन गर्म होने के बाद ये जो है वो फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों के दोनों जो इसके डायमीटर हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। देखिए जैसे रिंग है तो रिंग इस तरह से बना हुआ होगा, तो इसका ये भी फैल जाएगा और ये ऊपर वाला भी फैल जाएगा। तो दोनों बहुत एक्सटर्नल और जो इसकी इंटरनल डायमीटर हैं दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे आपने ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, जब आपने उसकी एक स्ट्रिप देखी होगी, एक जैसे यहाँ ख़त्म होती है और दूसरी जब ऐसे शुरू होती है तो बीच में गैप होता है। वो इसीलिए गैप होता है क्योंकि मेटल जो होते हैं गर्मियों में जब हीट होती है उसमें और ट्रेन जाती है तो जिससे वो गर्म हो जाती हैं उसकी पटरियाँ, तो वो फैलती हैं, एक्सपैंड करती हैं, इसलिए उनके बीच में गैप होता है। तो याद रखेंगे मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तो यहाँ पर सर्कुलर रिंग जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा, फैल जाएगा गर्म होने पर, और जिसकी वजह से वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने से उसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एक क्वेश्चन हर पेपर में मैंने देखा प्रेशर से क्वेश्चन आया है। प्रेशर का फॉर्मूला याद रखिए, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। पहले भी बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा तो वो वीडियो देख लें प्रेशर वाली, तो और भी अच्छे से डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे आपके। तो मतलब जैसे आपने देखा होगा जो कूली होता है वो अपना एरिया बढ़ा लेता है, सिर पर जो अंगोछा है वो बांध लेता है जिससे वो अपना एरिया बढ़ा लेता है, क्षेत्रफल बढ़ा लेता है, जिससे क्या हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, प्रेशर क्या कहता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। जैसे आपने चाकू नाइफ देखा होगा, नाइफ का हम क्या करते हैं, एरिया कम कर देते हैं जिससे उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाए और वो आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को काट दे। तो याद रखेंगे एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। अब एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। दिस वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड इन 3 डिफरेंट वे। ये जो वुडन ब्लॉक है, ये जो गुटका है, इसको धरती पर 3 भिन्न प्रकार से रखा जाता है। तो हमको बताना है इस गुटके द्वारा धरती पर आरोपित दाब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें जो प्रेशर लग रहा है उसके बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये हमको बताना है। अब आपको पता है
चारों ऑप्शन मैक्सिमम प्रेशर को बात कर रहे हैं। देखिए मैक्सिमम प्रेशर तब होगा जब गुटका इस तरह से रखा होगा कि जो एरिया है वो सबसे कम हो, और एरिया सबसे कम होगा जब गुटका या तो हाइट के बेसिस पर, मतलब जो उसका आधार होगा, जो बेस होगा, वो इस तरह से रखा जाए कि 3 सेंटीमीटर वाली जो सतह है वो सबसे नीचे रहे, या 5 सेंटीमीटर वाली सतह जो है वो सबसे नीचे रहे, तभी उसका प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि उस केस में एरिया जो है वो नीचे, जो आधार है, जो धरती से लगा हुआ होगा गुटका, वहाँ पर जो उसका एरिया है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो लेंथ तो कभी भी बेस नहीं होगी, आधार अगर लेंथ होगी तो लेंथ क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा। तो ये ऑप्शन बाहर हो गया, लेंथ वाला ऑप्शन ये बाहर हो गया। अब ये बोल रहा है कि फेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात तो गलत है, क्योंकि जितना एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, और यहाँ पर अलग अलग एरिया हो जाएंगे जब हम उनको अलग अलग सतहों के हिसाब से रखेंगे। तो सबसे बेस्ट आंसर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बैठेगा। द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द ब्रेथ एंड हाइट फ्रॉम द बेस। जब हम चौड़ाई और ऊंचाई से आधार बनाकर उसको रखेंगे धरती के, तो वहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया हो जाएगा या तो 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर होगा, जो कि काफ़ी कम एरिया होगा, और जिससे प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन लंबे करके पूछ लेते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आपका मेटल वाले चैप्टर से। मेटल में हमने पढ़ा था ये जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमको देखने को मिलती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब उसी को घुमा के देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट कह रहा है, नॉट लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, किसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न नहीं होगी, उत्सर्जित नहीं होगी। इसका मतलब वो नॉन मेटल होना चाहिए, उस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं होगी। देखिए मैग्नीशियम क्या है, आपका मेटल है। मेटल जब एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl क्या है, एसिड है। मैग्नीशियम क्या है, आपका मेटल है। मेटल जब एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सीधी सी बात है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वहाँ पर निकलेगी। और ये पूछ रहा है किस में नहीं निकलेगी, तो ये इसमें तो निकलेगी, तो ये तो बाहर हो गया। तो जिस ऑप्शन में भी ए है वो आंसर नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरह से ऑप्शन से आंसर निकालना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं। देखिए ये तो होगा नहीं ये आंसर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस आएगी। अब देखिए जो एल्युमिनियम है वो भी आपका मेटल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस आएगी, तो ये दोनों भी बाहर। अब देखिए सल्फर जो होता है वो आपका नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल तो आपके एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं आएगी, तो ये वाला आंसर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉपर है तो मेटल, लेकिन ये बहुत रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे होता है, बहुत लो होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉपर जो है डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। कॉपर भले ही मेटल है लेकिन ये बहुत कम रिएक्टिव है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो बी और सी यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन सेकंड आपका सही है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करा करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।